देखिए, राष्ट्रपति नहीं बनूंगी ये कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जहां सपा माने जीत रही हो और बसपा नहीं जीत रही हो, ये अगर स्पष्ट हो जाए तो हमारे लोग भाजपा को वोट दे दें। ऑन रिकॉर्ड बयान है। ये मैसेज गलत गया। नहीं, इस बार का बयान भी आया, 17 में भी एक बयान आया, 14 में उन्होंने बाज़ाफ्ता कहा कि चूंकि मुस्लिम आतंकवादी प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए हमने सपा को हराने के लिए, यानी आप जानबूझकर मुस्लिम को सपा का बना रहे हैं, जबकि मुस्लिम बयान में कट्टरवादी शब्द भी था। हाँ, कट्टरवादी और आतंकी सारे शब्द थे जो बिल्कुल अराजनैतिक है और कहीं से भी उचित नहीं है। और पता नहीं जो मुस्लिम लीडर बसपा में थे उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, और इसलिए दर्ज नहीं कराई कि बसपा में दरअसल कोई थे ही नहीं। ये सब तो पैसा देकर टिकट लेने वाले हैं और परिस्थितियों का लाभ लेने वाले। देखिए, बसपा एक मिशनरी पार्टी है और मिशनरी जो होता है वो अवसरवादी नहीं होता, वो तो अब चाहे परिस्थिति जैसी भी हो वो अडिग और अड़ा रहता है। मैं आज फिर कहता हूँ, बसपा से जुड़े हुए तमाम लोगों को, विशेषकर समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी जिन्होंने मिशन को समझा है, करीब से देखा है, वो अड़े भी और बहन जी को समय समय पर कहें। सुप्रीमो शब्द नहीं चलेगा। ये लोजपा में शुरू हुआ था, रामविलास पासवान में लोजपा सुप्रीमो, बाद में वही बात आ गया बसपा सुप्रीमो। एक सुप्रीमो का मतलब होता है कि अब कोई इस पर कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। हम उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान में। तो पार्टी में ही अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, सार्वजनिक मंचों पर नहीं बोलेंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए। तो अगर जो लोग भी मिशनरी होते और अगर बहन जी को पहले ही रोक लिए होते कि आप ऐसा बयान नहीं दें तो परिस्थितियां आज अलग होती। सारा मुस्लिम समाज बसपा के साथ होता, सरकार बसपा की बनती, 2007 की तरह बनती। मगर अभी भी समय गया हुआ नहीं है। मुसलमानों का पहला पसंद आज भी जो है वो बसपा नहीं बल्कि दलित लीडर है। हम दलित लीडरों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में भारत में देखना चाहते हैं। ये भारत के आम मुसलमानों के मन में है। लेकिन अब रही बात के टुकड़े टुकड़े में लोग बटे हुए हैं, सबका अपना निजी एजेंडा है, उससे बात बन नहीं पाती है। और चुनाव आता है, मीडिया पहले हवा बनाती है, इस बार फलां बनेगा। आपको पता है वोटिंग पैटर्न जो भारत में है वो वही है, भाजपा कांग्रेस हराओ। आपने देखा कि मुसलमानों ने कांग्रेस को 1% भी वोट नहीं दिया। बसपा को बहरहाल कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ दिया, ऐसा नहीं कि हर जगह नकार ही दिया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिया है। जो लोग जुड़े थे वो तो दिए वोट, लेकिन आम वोट नहीं मिला और वो अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। उसके लिए भरोसा जीतना पड़ेगा। आपको लगता है सपा बसपा को तो मुस्लिम ने वोट दिया, क्या बीजेपी को भी मुस्लिम ने वोट दिया इस बार? जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कहा जा सकता है कि 1-2%, 4% मुसलमानों ने भी वोट दिया है। और हो सकता है उनको सरकार का जो पॉलिसी था, जैसे मकान का, राशन का और कई स्कीमें थी, तो जिसको लाभ मिलता है, लाभार्थी एक नया शब्द आया था ना, तो लाभार्थियों में वो लोग भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तो अगर उन लोगों ने वोट दिया है तो ठीक है, वो भी उनको हम कुछ कह नहीं रहे। एक नई खबर आज चल रही है, हालांकि वो बहुत पुरानी खबर कुशीनगर की है। चुनाव के बाद वो मिठाई बांट रहा था सरकार बनने के बाद, एक मुस्लिम लड़का, उसकी लोगों ने हत्या कर दी, अकबर का जो नाम आ रहा, सरासर गलत है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता है, भाजपा को दो, कांग्रेस को दो, जिसकी मेरी मर्जी है ना। मुझे अगर मोदी जी पसंद है तो आप कौन होते हैं हमें मारने पीटने वाले? यही इसी का तो हम विरोध करते हैं। बात समझ में नहीं आती सरवर जी, बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया नहीं, लेकिन मंत्री तो बना दिया एक मुस्लिम। देखिए, मंत्री जो बनाया वो अलग विषय है। दानिश अंसारी को बनाया, फेसबुक पर थोड़ा सा अभी मुसलमानों में भी चल रहा है कि अंसारी को देखो बना दिया, सैयद को नहीं बनाया, मतलब जातिवादी कई कमेंट आ रहे हैं। कुल मिलाकर दानिश अंसारी का जो रिकॉर्ड है वो ABVP के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, योगी जी के सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आगे रहे। तो उनको डायरेक्ट न लाकर बैकडोर से लाया गया है। ठीक है, इसके लिए भी योगी जी को बधाई कि उन्होंने कम से कम बैकडोर से ही सही और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति आस्था रखने वाले राजा साहब की छुट्टी हो गई इस बार? नहीं, वो तो भाजपा में है, वो तो छुट्टी लेकर जाएंगे कहाँ। मंत्री नहीं बने, उनको बहुत कुछ और मिलेगा। वो उनके यहाँ कोई ये नहीं है, मामला यहाँ है। सारी बीमारी सपा में है, भाजपा में नहीं। भाजपा में तो देख लीजिए कि जिसको मंत्री थे उसको भी हटा दिया गया, उप मुख्यमंत्री को भी हटा दिया गया, कोई चूं नहीं बोल रहा भाई। ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त उस पार्टी में आज भी क्या कहते हैं, लोगों की ये निष्ठा है
कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कोई नहीं बयान देता। मुख्यमंत्री तक हटा दिया उन्होंने। बता तो रहे, कोई बयान नहीं देता। और कई बार प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने कि मुख्यमंत्री को हटाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाया। आप देखिए साहिबाबाद आपके बगल में है, 2 लाख 2.5 लाख से जीतने वाला, ये तीसरी बार जीता है, तीसरी बार जी, इसको कुछ नहीं बनाया, लेकिन चुप से बैठा, कोई बयान नहीं देता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ। हमारे यहाँ क्या मामला है, सपा में तो अभी से शुरू हो गया ड्रामा। अच्छा, सपा आपकी है? सपा में भाई आपकी मतलब जब वोट दिया है तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो वोट अभी पड़े और रिजल्ट आए और शुरू हो गए टुकड़े टुकड़े गैंग, चचा उधर भतीजा उधर पड़ा। बसपा में अभी कितने टुकड़े हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कई लोग मीटिंगें बंद कमरे में हो रही हैं। अभी समीक्षा बैठक को लखनऊ, आपको पता है कल के समीक्षा बैठक में प्रत्येक जिला से लोग नहीं पहुंचे। ये मैं अंदर की बात बताऊं, आप लोगों को खबर होगी कि नहीं होगी, विरोध वहां भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें, और कांग्रेस की तो बात ही मत करें, वहाँ तो G23 तक एक गैंग तक खड़ा हो गया और शीर्ष नेतृत्व पर रोज़ वहाँ बयान चल रहा है। तो भाजपा से मुकाबला करना चाह रहे हैं, जिसके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास प्रदेश अध्यक्ष भी कंट्रोल में नहीं। प्रमुख शब्द बड़े 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है, क्या चक्कर है ये पन्ना? भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आविष्कार किया है संगठन को मजबूत करने के लिए, अब तक ये सुनते थे जिला अध्यक्ष, तो जिला महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, यानी जिला की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, विधानसभा की कमेटी। बसपा बनाती थी सेक्टर अध्यक्ष, नया प्रयोग था बसपा का, सेक्टर बांटती थी, उससे बहुत मजबूती मिलती थी। लेकिन उससे भी ओवरटेक करके भाजपा का नहीं, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, यानी पन्ना प्रमुख, पन्ना कहते हैं पेज को। वोटर लिस्ट जो होता है उसमें 8-10 पेज होते हैं, एक एक पेज पे जो 10-20 नाम होता है उसमें एक को प्रमुख बनाया जाएगा। सोचिए कहाँ तक ये लेकर, यानी समझिए कि हर घर में एक आदमी भाजपा का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अखिलेश पे आरोप लग रहा है एमएलसी प्रत्याशियों को लेकर। आरोप जो लग रहा है वो सही लग रहा है। सबसे पहले तो एमएलसी के उनके कई उम्मीदवार पहले ही पर्चा वापस ले लिए। भारतीय जनता पार्टी के हरदोई में आप देखिए कि ऊपर मिर्ज़ापुर में तो पर्चा वापस लिया। कैसे कमज़ोर उम्मीदवार को आपने दिया कि वो पर्चा वापस ले लिया। दूसरा उनके प्रत्याशी को मार मार के घिसेट के कॉलर पकड़ खींच रहा है और ये विधानसभा में हंस रहे हैं। क्या मतलब है साहब, आप विधानसभा में हंस क्यों रहे हैं? आपके प्रत्याशी को धरपकड़ हो रहा है, घिसेटा जा रहा है, कॉलर पकड़ के मारा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो नेतृत्व अगर कमज़ोर होगा तो बेचारे लोग तो भागेंगे ही ना। ये चीज़ है आपका। आपने अखिलेश यादव कमजोर लगते हैं, बहुत कमज़ोर। जो चुनाव काउंटिंग से 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव का हुआ था, वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हम लोगों को ये लग रहा था कि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, चुनाव के बाद अच्छा खासा मामला रहेगा। लेकिन परिणाम आते ही 2 दिन तो ये कमरे में बंद रहे, 2 दिन तक तो कुछ बात ही नहीं की। तीसरे चौथे दिन पहले अपने पिताजी से मिले और ऐसे करते करते अब हंस रहे हैं। विधानसभा में आज जो है योगी जी ने कंधे पे हाथ भी रख दिया, दोनों हंस के मिले भी और शपथ ग्रहण समारोह में गए भी नहीं। मतलब बीजेपी से सपा नहीं, मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ आ जाएं, जो साला मेरा परंपरागत दुश्मन है, तो योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश क्यों नहीं जाएंगे भाई? बात समझिए। पर गए नहीं ना, नहीं गए तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। पहले गए थे वो, पहले तो पिछले बार भी गए थे, इस बार भी जाना चाहिए। या तो आपको सरकार का ही विरोध कर दिए, धरने में बैठ जाना चाहिए था, परिणाम ही आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तो आप तो किसी पटरी पर नहीं दिखे ना। परिणाम जब आपने स्वीकार किया तो फिर योगी जी के शपथ ग्रहण में आपको जाना चाहिए था। ये क्या विरोध है भाई? शपथ ग्रहण में जब आपको निमंत्रण मिला तो आपको पहुंचना चाहिए वहाँ। आपको जो एक नियम है ना, विपक्ष की भूमिका का क्या मतलब? अच्छा, शपथ ग्रहण का विरोध कर दिया, ठीक है, आगे क्या कीजिएगा? सारे सत्र का विरोध कीजिएगा क्या? किन किन चीज़ों का विरोध कीजिएगा? तो ऐसी पॉलिसी नहीं है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम, ऐसी पॉलिसी नहीं चलती है। टिकाऊ बनाइए, मजबूत बनाइए और एक अपने मतदाता को एक मैसेज दीजिए कि भाई हमको जिन उम्मीदों और आशाओं पर आपने वोट दिया है, मैं उस पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। ये असल काम है। आप लड़खड़ाएंगे तो मतदाता लड़खड़ाएंगे। और आपको बता दूं कि मतदाताओं में चेमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कईयों को लग रहा है कि यार गलत फैसला हो गया, गलत वोट चला गया, नहीं इस नेता में दम है, हमें बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं तो एक बात स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि बहुजन समाज को एक मजबूत विकल्प की तलाश है अभी भी, कि एक वो माने विकल्प हमारे सामने आए जो चट्टानी ताकत के साथ हमारी आवाज़ न केवल उठाए बल्कि हमारे मुद्दों पर अडिग रहे, सही निर्णय ले और सरकार को बैकफुट पर ले जाए और सत्ता में भी पहुँच जाए। ये अभी मंथन चिंतन पूरे बहुजन समाज में चल रहा है।